हाय गाइज, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपीएम क्लासेज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में जो हम लोग फिजिक्स का क्लास देखे थे, पिछला वाला क्लास, उसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित बहुत सारे पद को पढ़े थे, बहुत सारे डिफिनीशन को पढ़े थे, बहुत सारे उसके भाग को पढ़े थे। जैसे प्रकाश, उसका डिफिनीशन, प्रकाश में क्या होता है, किरणें क्या होती है, किरणें कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज जो है हम लोग उसी का अगला भाग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग का उस दिन का जो लास्ट टॉपिक था, अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके और आप वहाँ से फिजिक्स का पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो जो है समझने में आसानी हो जाए। तो जो पिछला वाला हम लोग का वीडियो था, उसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक जो था वो था कि जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है। पदार्थ के अनुसार प्रकाश एक उत्पन्न करने वाला होता है और एक उत्पन्न नहीं करने वाला होता है, अर्थात एक आत्मदीप्त पदार्थ होता है और एक अदीप्त पदार्थ होता है। तो आज उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद का टॉपिक क्या है। तो उसके बाद का जो टॉपिक है कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, अर्थात जब किसी वस्तु से प्रकाश निकल करके और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो जिस माध्यम से गुजर करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसी माध्यम को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अर्थात जो हम लोग का टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम, जिसका डिफिनीशन हम बताएं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है और पहुंचने में जिस माध्यम से होकर गुजरती है, उसे ही हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकृति के अनुसार जो प्रकाशीय माध्यम होता है वो 2 प्रकार का होता है। प्रकृति के अनुसार जो प्रकाशीय माध्यम होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो पहला जो प्रकाशीय माध्यम होता है वो होता है समांगी, और दूसरा जो होता है वो होता है विसमांगी। प्रकाशीय माध्यम प्रकृति के अनुसार 2 भागों में इसको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला भाग है समांगी और दूसरा भाग है विसमांगी। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। अब देखते हैं कि समांगी माध्यम क्या है। समांगी माध्यम हम लोग किसे कहते हैं। तो समांगी माध्यम में क्या होता है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वह माध्यम, अर्थात वह प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एक समान हो, उसे हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके हर भाग का गुण एक समान हो, उसे हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। और जैसे में बात करें तो समांगी माध्यम के जैसे में जैसे हवा हो गया और जैसे कांच हो गया, ये समांगी माध्यम के अंतर्गत आते हैं, समांगी माध्यम। और यदि जब हम लोग विसमांगी माध्यम की बात करते हैं और इसे हम लोग डिफाइन करना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें, तो इसका डिफिनीशन सरल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण जो है एक समान न हो, अर्थात भिन्न भिन्न हो,
उसे हम लोग कहते हैं विसमांगी माध्यम। तो विसमांगी माध्यम में जैसे कि हम लोग हवा को भी कह सकते हैं विसमांगी। तो हवा में जैसे कि गर्म हवा और ठंडा हवा, अगर दोनों का मिश्रण हो जाए, गर्म हवा और ठंडे हवा का मिश्रण हो जाए, तो वो विसमांगी माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस चीज का मेंशन कर लेंगे कि हवा सिर्फ अगर हम लोग कहते हैं तो हवा अगर गर्म हो या ठंडा हो तो वो हो जाएगा समांगी माध्यम में। अगर गर्म और ठंडा दोनों हवा का मिश्रण हो जाए तो वो हो जाएगा विसमांगी माध्यम। इस बात को ध्यानपूर्वक समझना होगा कि जब ठंडा और गर्म हवा का मिश्रण होगा तबे विसमांगी माध्यम होगा, और यदि सिर्फ गर्म या सिर्फ ठंडा हवा हो तो वो हो जाएगा समांगी माध्यम, क्योंकि इसका हर भाग जो होगा एक समान होगा। और जब गर्म और ठंडा हवा रहेगा तो उसका जो गुण है वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहता है, जैसे कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, तो उसमें जो है कि उसका जो माध्यम है विसमांगी माध्यम कहलाएगा। अब आगे का जो पॉइंट्स है, जब हम लोग किसी प्रकाश को किसी वस्तु से अगर हम लोग गुजारते हैं तो वहां से हमें मुख्यतः तीन या फिर अगर कुल कहें तो 4 हमें वहां से रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे कि अगर कोई लाइट को किसी वस्तु पर अगर हम लोग प्रकाशित करते हैं तो प्रकाश जो होता है या तो उस वस्तु को पार कर जाएगा या वहां से वो रिटर्न हो जाएगा या फिर उसी वस्तु में समाहित हो जाएगा या फिर उस वस्तु से कुछ भाग प्रकाश का दूसरे पार अर्थात आर पार कुछ भाग हो जाएगा। तो उसके आधार पर जो है कि हम लोग यहां पर एक टॉपिक देते हैं जिसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या है? नाम से ही पता चल रहा है पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखाई दे या फिर जिसमें प्रकाश जो है पूर्ण रूप से पार कर जाए। अर्थात अगर इसे हम लोग परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार कर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कोई भी कांच हो गया जिसका कोई भी भाग कलई न किया गया हो अर्थात पेंट न किया गया हो। जब हम लोग किसी कांच से प्रकाश के किरणों को प्रकाशित कराते हैं तो वो प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से आर पार चला जाता है, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, अब पारदर्शी का सीधा उल्टा समझ में आ रहा है इसके नाम से ही। अपारदर्शी अर्थात जिससे होकर के प्रकाश की किरणें पार न कर सके उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अर्थात अगर डिफिनीशन की बात करें तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार न हो सके उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो है या फिर कोई दीवार है
वहां पर अगर हम लोग प्रकाश को प्रकाशित कराते हैं तो प्रकाश उस पार नहीं जा पाता है, तो ये दीवार या ये बोर्ड हो जाएगा अपारदर्शी। या फिर हम लोग कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बोर्ड लिख सकते हैं, दीवार लिख सकते हैं, तो इसको पार प्रकाश नहीं करती है, इसलिए ये अपारदर्शी पदार्थ है। तीसरा है पारभासी। पारभासी पदार्थ। अब ये पारभासी पदार्थ क्या है, तो इसको सीधा हम लोग डेफिनेशन से समझेंगे कि पारभासी पदार्थ क्या है। तो ऐसा पदार्थ जिससे हो करके प्रकाश के किरणें कुछ भाग, प्रकाश की किरणों का कुछ भाग आर पार हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। और पारभासी पदार्थ के जैसे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा में अगर हम लोग प्रकाश को प्रकाशित कराते हैं तो प्रकाश का कुछ ही भाग उस शीशा के उस पर जाएगा। या फिर तेल से भींगा हुआ कागज, अगर तेल से भींगे हुए कागज में हम लोग प्रकाश को प्रकाशित कराते हैं तो वो पूर्ण रूप से प्रकाश उस पर नहीं जा पाएगा। अर्थात इन सभी पदार्थों को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कॉपी और कलम साथ में लेकर जरूर बैठें, ताकि हर टॉपिक को आप लिखते चलें और जो डिफिनीशन बताया जा रहा है उसके अनुसार आप अपने दिमाग से उसके डिफिनीशन को सही ढंग से लिख लें। या फिर जो टॉपिक आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि इस टॉपिक में जो है कुछ समस्या है। आपको अगले वीडियो में उस टॉपिक पर एक बार जरूर फोकस किया जाएगा, एक बार फिर से डिस्कस जरूर किया जाएगा। तो अगला टॉपिक है हम लोग का छाया। छाया क्या है? जब हम लोग किसी प्रकाश के गमन पथ पर, जब हम लोग किसी प्रकाश के गमन पथ पर अगर हम लोग कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो उसके बगल में एक काला क्षेत्र बन जाता है और उसी काले क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से कि जब किसी प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो उसके बगल में एक काला क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो छाया का डिफिनीशन बहुत शॉर्टकट में है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली और चिकनी सतह पर पड़ती है तो वो जो है प्रकाश एक नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, अर्थात अपने माध्यम में लौट जाती है। जब किसी चिकने या चमकीले सतह पर प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है तो प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को
हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन जो है कि चांदी पर होता है। और एक बात और मैं बता दूं कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो चांदी जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि हम लोग कांच का प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से कांच का प्रयोग करते हैं, लेकिन अच्छा प्रकाश का परावर्तन जो होता है चांदी पर होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे जो हम लोग का टॉपिक होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो ये दोनों नियम को हम लोग सबसे पहले एक फिगर को बना करके और उसके अनुसार जो है कि हम लोग इस चीज को समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का जो डिटेल्स है वो किस तरह से है। ये जो है कोई एक चिकना और चमकीला सतह है, अर्थात इसे हम लोग परावर्तक सतह कह लेते हैं। ये परावर्तक सतह हो गया। इस परावर्तक सतह पर यह प्रकाश की किरण आ रही है, यह प्रकाश है और प्रकाश की किरण जो है इधर की ओर आ रही है, इसलिए इस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। और ये जो प्रकाश आई है तो इस चिकने और चमकीले सतह पर टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई है, तो इस लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या करते हैं कि बीच में हम लोग एक अविलंब डाल देते हैं। तो इस अविलंब को, ये खुद अविलंब है, ये अविलंब है, और ये बताए कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग परावर्तक सतह, जैसा कि हम बताए परावर्तक सतह बोलते हैं, या फिर हम लोग आपतन बिंदु भी उसको बोलते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, आपतन बिंदु यह है आपतन बिंदु। अब डिफिनेशन की बात करते हैं। आपतित किरण, तो वैसी किरण जो किसी चिकने और चमकीले सतह पर आकर पड़ती है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और दर्पण पर पड़ने के, दर्पण या चिकने या चमकीले सतह या परावर्तक सतह कह सकते हैं, कि जब आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद जब अपने माध्यम में वापस लौटती है तो उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद ये आपतित किरण है और ये अविलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये कहलाता है आपतन कोण।
और दूसरे में है जो परावर्तित किरण है और अविलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इसको जो है कि हम लोग सूचित करते हैं साइन आई की ज्या से और इसको साइन आर की ज्या से। इसको सूचित करते हैं साइन आई और इसको सूचित करते हैं साइन आर। अब जो हम बात किए थे पहले कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, तो उन दो नियमों में कौन कौन से नियम हैं, तो यहां पर हम इसे बताना चाहेंगे कि पहला जो नियम है वो क्या है। तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अविलंब, ये तीनों जो है एक बिंदु आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये हमेशा ही होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये पहला नियम है। इसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। जहां आपतित किरण आकर के मिल रही है, जहां परावर्तित किरण मिली हुई है, जहां विलंब मिला हुआ है, वो एक ही बिंदु होगा और उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। और जब दूसरे नियम की बात करें, पहले नियम को आप समझ चुके होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अविलंब जो है, ये तीनों एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यह है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस बात को याद रखना है। आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या फिर वीडियो को पुश करके और आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? तो इसे भी हम डायरेक्ट डिफिनीशन से इसको हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे कि ये प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब के लिए अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ये कहेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बिंब अर्थात एक वस्तु का उस वस्तु के ही जैसा एक दूसरा उसका प्रतिबिंब बनाना अर्थात उसका एक स्वरूप बनाना, तो वही प्रतिबिंब होता है। और डिफिनीशन को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और बात करें तो प्रतिबिंब जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है
काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर आप प्रतिबिंब का डिफिनीशन समझ लिए तो उसी डिफिनीशन से हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनीशन भी समझ सकते हैं। वास्तविक मतलब तो वास्तव, और काल्पनिक मतलब जिसका सिर्फ कल्पना किया जा सके, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और यदि डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग जो डिफिनीशन प्रतिबिंब का बोले थे उसी में थोड़ा सा मेंशन करके हम लोग प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वो मिलती हुई दिखाई दे हम लोग को पता चल जाए कि यहाँ पर मिल रही है, अगर वास्तविक रूप से मिल रही है तो उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए सेम डेफिनेशन रहेगा, लेकिन जो इसमें हम लोग बोले कि मिलती है, प्रकाश की किरण मिलती है, उसमें उसके जगह पर इसका डिफिनेशन जब कहेंगे तो वहां पर कहेंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात अगर प्रकाश की किरणें मिलती हुई हम लोग को कन्फर्म दिखाई दे तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती सिर्फ हम समझ सकते हैं कि शायद वहां पर कट रही होगी तो उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये काल्पनिक कटान से बनता है। अंतर दोनों में क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरे वाले अंतर की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं, अर्थात पर्दे पर उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं क्योंकि उसका सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। ध्यान देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। तो आप इन तीनों बिंदुओं को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम बताएं, पहला अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक कटान काल्पनिक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और जो तीसरा है लास्ट जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक तो जरूर करें और इस तरह के और वीडियो को या फिर आगे वाले पार्ट को देखने के लिए YouTube के आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे फेसबुक पेज को आप वहां से फॉलो कर सकते हैं
या इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी अगला वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।